देखो लास्ट क्लास में हमने फर्मी एनर्जी की जो इक्वेशन थी उसको ज्ञात किया था, ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला था वो निकाला। अब देखो आगे की जो बढ़ती हुई आज की क्लास में हम क्या करेंगे, फर्मी ऊर्जा का ताप पर निर्भरता, मतलब कोई भी आपके पास पदार्थ है, मेटल है या फिर कोई भी सॉलिड है, तो उस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस मैक्सिमम एनर्जी स्टेट तक भरे जाएंगे या फिर वो ऊर्जा स्तर जहां तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, वो सबसे अधिकतम ऊर्जा वाला जो ऊर्जा स्तर होता है उसको आप फर्मी एनर्जी बोलते हो या फर्मी ऊर्जा स्तर बोलते हो। तो उस ऊर्जा स्तर की टेम्परेचर के साथ में कैसी डिपेंडेंसी, टेम्परेचर के साथ में उसकी एनर्जी बढ़ेगी किसी भी फर्मी स्टेट की फर्मी एनर्जी का मान या फिर घटेगा, उसके लिए क्या इक्वेशन होगी उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो कोई भी आपके पास में मेटल हो तो उस मेटल के अंदर पहली बात तो ये कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मोशन करते हैं, जो किसकी बातें होते हैं, आदर्श गैस के या फिर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की जैसे होते हैं। जब आदर्श गैस के मॉलिक्यूल की जैसे उनकी गति होती है ना, इस वजह से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं, ठीक है। अब मान लो मेटल है, उस मेटल के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं अलग अलग एनर्जी स्टेट के अंदर भी उपस्थित होंगे, तो उस कंडीशन में देखो एनर्जी E से लेकर E प्लस DE ऊर्जा प्रास में प्रति इकाई आयतन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो किस तरीके से लिखी जाएगी, dN इज इक्वल टू G ऑफ E dE F ऑफ E। अब देखो ये किस तरीके से निकाल गया, ये फॉर्मूला में कुछ भी नहीं है, जैसे ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये क्या है डेंसिटी ऑफ स्टेट, आपके पास टोटल कितने स्टेट्स है उनकी संख्या इसके द्वारा लिखी जाएगी और साथ में FE का मल्टीप्लिकेशन है। FE जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है, जिसकी जो है आपके पास में वैल्यू या तो 0 1/2 या 1 के रूप में लिखी जाती है, ठीक है। 0 1/2 और 1 का मतलब यहाँ पे ये है कि 0 का मतलब ये कि उस स्टेट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ फर्मियंस का मान क्या है, संख्या कितनी है 0। 1/2 का मतलब क्या, टोटली आपके पास में उस स्टेट के अंदर फर्मियन की संख्या कितनी है 1, और अगर वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब वो स्टेट क्या पूर्ण पूरित है, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ फर्मियंस की संख्या कितनी होगी 2। तो फिर फर्मी डिराक डिफरेंस फंक्शन की सहायता से हमें ये पता चलता है टोटली आपके पास में स्टेट में ओनली फॉर ओनली 2 ही पार्टिकल हो सकते हैं और उन दोनों की स्पिन कैसी होनी चाहिए, ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, अदरवाइज वो भी 2 पार्टिकल क्या है एक स्टेट में नहीं पाई जाएगी। अब देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट, किसी पर्टिकुलर एनर्जी रेंज के अंदर अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट को लिखना चाहें तो आपको मालूम होगा डेंसिटी ऑफ स्टेट अगर हम फेज स्पेस की सहायता से निकालना चाहे तो फेज स्पेस की सहायता से आपको मालूम होगा कि पूरे फेज स्पेस का जो वॉल्यूम होता है उसमें हम फेज स्पेस के किसी एक अल्पास टुकड़े का क्या करते हैं वॉल्यूम का डिवीजन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरे फेज स्पेस के अंदर जो पार्टिकल की कितनी स्टेट्स हो सकती है, कितनी एनर्जी स्टेट्स हो सकती है उसकी संख्या के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो एनर्जी स्टेट या डेंसिटी ऑफ स्टेट जो होता है इसका मान जो होता है वो क्या होता है CE की पावर 1/2 D ऑफ E के बराबर होता है। ये क्या है, ऊर्जा अवस्था घनत्व है, ठीक है। FE जो है उसका मान क्या होता है 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल कोष्टक में E माइनस EF अपॉन KT प्लस 1, इसे हम क्या बोलते हैं फर्मी डिराक वितरण मैंने बात रह गई। अब ये GE इक्वल्स टू DE बराबर CE की पावर 1/2 DE फॉर्मूला आया कैसे, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला कैसे निकला। देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है इसमें, नॉर्मल अगर आप लोगों ने अगर BSc सेकंड ईयर में फर्स्ट यूनिट देखी हो तो उसमें रेले जीन्स के नियम नंबर ऑफ मोड्स निकालते हैं किसी भी वेव्स का जो कि कृष्णिका के अंदर मोशन हो रही होती है या फिर जो अवशोषित या अवशोषित की जाती है, तो उसी तरीके से इसके अंदर भी क्या निकाले जाएंगे नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। या फिर अगर आपने सेकंड ईयर के अंदर थर्मोडायनामिक्स के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर फेज स्पेस पढ़ा है तो उस फेज स्पेस में कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होती है किसी भी पार्टिकल की, मतलब कितनी ऊर्जा अवस्था हो सकता है, अगर उसके बारे में पढ़ा हो फेज स्पेस के अंदर तो उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है,
नॉर्मली आपको अगर किसी पर्टिकुलर एनर्जी रेंज के अंदर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल का मान ज्ञात करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस रेंज का आप क्या कर लो, एक गोला बना दो। मान लो 0 से लेके आपके पास में E प्लस DE रेंज तक के क्या है, ऊर्जा के क्या आपके पास में पार्टिकल है, या फिर आप ये कह सकते हो 0 से लेके T प्लस DP मोमेंटम के आपके पास में क्या है, कोई भी पार्टिकल है जिनका मोमेंटम का मान क्या है, 0 से स्टार्ट होकर कहां तक है, T प्लस DP तक। मतलब इस गोले के अंदर वो सारे के सारे पार्टिकल आ जाएंगे जिनका मोमेंटम का मान कहां से कहां तक है, 0 से लेके T प्लस DP के मध्य। तो उस कंडीशन में आपको ज्ञात क्या करनी है, P से लेके P प्लस DP के मध्य के आपके पार्टिकल की संख्या ज्ञात करनी है, उसकी एनर्जी स्टेट्स की संख्या को ज्ञात करना है। तो मतलब कुल मिला के काम है, ये जो डार्क एरिया है, इस डार्क एरिया के अंदर आपको क्या करनी है, एनर्जी ऑफ स्टेट्स की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो पूरे का वॉल्यूम मालूम होना चाहिए, फिर पूरे के वॉल्यूम आपको P 0 से लेके P प्लस DP तक के पूरे वॉल्यूम के बारे में मालूम होना चाहिए गोले का। फिर आप उसमें से इस 0 से लेके P गोले वाले वॉल्यूम को घटाओगे तो आपको कहां का वॉल्यूम मिल जाएगा, इस पूरे स्पेस का आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम डार्क एरिया का। मतलब कुल मिला के आप देखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4/3 पाई P प्लस DP माइनस 4/3 पाई PQ। अब यहां से इन दोनों को आपस में घटाओगे तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ का जो इसका डार्क एरिया है, इस डार्क एरिया के वॉल्यूम के बारे में पता चलेगा, जो कि 4πt² dp के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो ये 4πt² dp जो है वॉल्यूम, वो कौन से एरिया का है, वो इस डार्क एरिया का वॉल्यूम, ठीक है, इस डार्क एरिया का वॉल्यूम है। अब इस डार्क एरिया के अंदर हमें ज्ञात क्या करनी है, पार्टिकल की टोटल एनर्जी स्टेट्स कितनी होगी, उस संख्या के बारे में पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये है कैसा स्पेस है, मोमेंटम स्पेस है, ठीक है ना। तो इस मोमेंटम स्पेस का अगर आपको पूरे मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम मालूम है, तो उस कंडीशन में क्या करो, इस मोमेंटम स्पेस के किसी भी एक अल्पांश टुकड़े को ले लो और उस अल्पांश टुकड़े के वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर दो, इससे। और फेज स्पेस के अंदर कोई भी अल्पांश या फिर जो यूनिट वॉल्यूम जो होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो किसके द्वारा लिखा जाता है, dv dx dy dz dpx dpy dpz के रूप में लिखा जाता है, और इसका मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, h³ के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि dx का गुना जब dpx से होगा तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत से इसका मान अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये h/2 से क्या होगा, लेस देन होगा। तो उस कंडीशन में अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू किसके बराबर, इनकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ले सकते हैं h के बराबर, और ये मल्टीप्लिकेशन वो कितनी बार रहा है, 3 बार हो रहा है, इस वजह से इसका वॉल्यूम कितने के बराबर आ जाएगा, h³ के बराबर। अब देखो एक छोटे से टुकड़े का वॉल्यूम h³ है और टोटल वॉल्यूम कितना 4πp² dp है, ठीक है। तो आपको इस नंबर ऑफ इस पूरे के पूरे डार्क एरिया में अगर आपको क्या ज्ञात करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स को ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डार्क एरिया में क्या करना पड़ेगा, पूरे डार्क एरिया के वॉल्यूम में एक यूनिट एरिया के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है इस डार्क एरिया के अंदर, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। तो देखो जी ऑफ पी आपको निकालना किसके रूप में, एनर्जी के रूप में, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालनी है। ये जो निकल रही है ये किसके रूप में निकल रही है, मोमेंटम के रूप में, ठीक है। तो इस मोमेंटम के फॉर्मेट को हम किसमें भी चेंज कर सकते हैं, एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं। तो देखो वो कैसे आएगा, अब यहां पे देखोगे तो ये जो डार्क वॉल्यूम P से लेके P प्लस dP का अवस्था घनत्व जो उसका मान क्या है, 4πp² dP अपॉन h³ g ऑफ p into dP, ये हो गया। अब देखो इस स्पेस के अंदर पार्टिकल स्थिर अवस्था में तो है नहीं, उसका मोमेंटम 0 पे है नहीं। हाँ रेंज इसकी कहा 0 से लेके P प्लस dP तक, पर हमने जो भी पढ़ा था, जो फर्मी स्टेट या फर्मी एनर्जी निकाली थी या मेटल के अंदर एनर्जी के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे आपने देखा था मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस जो थी वो किसके भांति थी, आदर्श गैस के अणुओं के समान थी। और आदर्श गैस के अणु जो होते हैं वो हमेशा किस अवस्था में रहते हैं, गतिशील अवस्था में रहते हैं, उनकी स्थिर अवस्था में कोई भी एनर्जी नहीं होती, क्योंकि हम उनकी पोजीशन कभी पता नहीं कर सकते। तो पोजीशन नहीं पता कर सकते तो स्थिति ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी बोलो या स्थिति ऊर्जा बोलो वो पार्टिकल की स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। जब आपके पास पार्टिकल की कोई स्थिति नहीं है, मतलब वो किस जगह पे ठहर ही नहीं रहा है, टोटली वो हमेशा क्या कर रहा है, उस गैस के अंदर या उस आयतन के अंदर वो क्या कर रहा है,
गति कर रहा है, तो उसके पास तो एनर्जी कैसी होगी, ओनली फॉर ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो उसके पास होगी नहीं, मतलब स्थितिज ऊर्जा होगी नहीं उसके पास में। तो उस कंडीशन में एनर्जी ई किसके बराबर, टोटल एनर्जी ई किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसका फंक्शन होती है, मोमेंटम का फंक्शन होती है। तो इसका मान किसके बराबर लिखा जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर लिखा जाएगा। तो यहां से ये p स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2m e के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हमें मान एक तो p स्क्वायर का लिखना है और दूसरा किसका लिखना है, dp का। क्योंकि अगर इस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को हमें किसमें चेंज करना है, एनर्जी के फंक्शन के रूप में चेंज करना है, तो इसके लिए p और dp दोनों का ही मान रखना पड़ेगा। तो यहां से dp का मान क्या आ जाएगा, m de अपॉन p आ जाएगा। ठीक है, तो dp इक्वल्स टू m d of e अपॉन रूट 2m। ये क्या आ गई, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ गई। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर क्या कर दो, इसका डायरेक्ट मान दो। ठीक है, तो g of p into dp is equals to, अब यहाँ पे e की जगह पे क्या यूज होगा, सॉरी p की जगह पे e यूज होगा, क्योंकि हम इस dp को किस में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, अब इसको एनर्जी के रूप में लिख रहे हैं। तो यहाँ से 4 पाई p स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा जाएगा, into 2m e अपॉन h क्यूब, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके m de अपॉन रूट 2m। तो यहां से ये g ऑफ e d ऑफ e प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, m de अपॉन रूट 2m। अब एनर्जी e किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, यहाँ पे ये डेंसिटी ऑफ स्टेट फंक्शन एनर्जी e की पावर 1/2 के। आगे वाली सारी की सारी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के लिए मास भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पाई h क्यूब वगैरह ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसका मतलब g ऑफ e d ऑफ e इक्वल टू क्या हो गया, c e की पावर 1। ठीक है, और ये c जो होता है ना, वो होता है आपके 1/2 पाई स्क्वायर 2m अपॉन h कट स्क्वायर की पावर 3/2 के। मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया गया, इसमें 8 पाई का ऊपर नीचे क्या किया गया है, 8 पाई स्क्वायर का ऊपर नीचे गुना किया गया है, तो उस वजह से h क्यूब है ना, वो किसके रूप में, h कट क्यूब के रूप में चेंज हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो यहां से एक चीज तो ये पता चल गई कि डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है किसी भी पर्टिकुलर रेंज के अंदर, मोमेंटम रेंज हो या एनर्जी रेंज में हो, तो मोमेंटम रेंज में तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे, और एनर्जी रेंज के रूप में हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसी फॉर्मूले का यूज किसमें हुआ था, आपके एक पर्टिकुलर एनर्जी रेंज के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए उसका यूज हुआ था, कि संख्या के लिए इसका यूज हुआ था। क्योंकि अगर आपको स्टेट्स की संख्या मालूम है, तो आप उस स्टेट्स की संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर दो, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। तो जितने भी स्टेट होंगे उन सबके साथ में क्या होगा, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो उस कंडीशन में मान लो आपका 10 स्टेट है या 20 स्टेट्स है, कितनी भी एनर्जी स्टेट्स है, उन सबके साथ में उन सभी स्टेट्स के लिए फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आपको प्रत्येक स्टेट की प्रोबेबिलिटी के बारे में भी पता चलेगा। और जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसका मान जो होता है या तो 0, 1/2 या फिर 1 होता है। 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, उस स्टेट में एक भी पार्टिकल उपस्थित नहीं है। मैक्सिमम में फर्मी डिराक या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो तो उसके अनुसार एक स्टेट में कितने पार्टिकल रह सकते हैं, सिर्फ 2 पार्टिकल रह सकते हैं। वो भी कैसे होंगे, ऑपोजिट स्पिन के होंगे, और किस नियम से भरे जाएंगे, पाउली के अपवर्जन नियम से भरे जाते हैं। ठीक है, तो 1/2 की कंडीशन में कितने कण होंगे, उसमें ओनली 1 पार्टिकल हो सकता है। और एक अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रोबेबिलिटी का मान 1 आ जाता है तो उसका मतलब क्या है, स्टेट के अंदर टोटली कितने पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अगर आप डेंसिटी ऑफ स्टेट को इसके साथ में f ऑफ e के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जितने भी एनर्जी स्टेट्स होंगे उन सबके अंदर आपको कणों की संख्या मिल जाएगी, और सारी कणों की संख्या को जोड़ दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी रेंज के अंदर आपको कणों की संख्या के बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एनर्जी का यहां से जो फॉर्मूला हमने निकाला था dn इक्वल टू क्या था आपके, g ऑफ e टू de f ऑफ e। ये है आपके क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या। अब देखो यहां से dn बराबर क्या आ जाएगा, ce की पावर 1/2
एफ। अब इस फंक्शन का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो इस फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, सी कांस्टेंट है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस नंबर ऑफ पार्टिकल का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या के बारे में भी पता चल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखना है, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dn, 0 से इंफिनिट, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस हो नहीं सकती, 0 टू इंफिनिट c e की पावर 1/2 f ऑफ e d। ये क्या है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल। अब देखो इसमें जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन जो होता है उसको आप क्या मानोगे फर्स्ट, और इसको क्या मानोगे सेकंड मान के करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर इंटीग्रेशन करोगे तो जो पहला टर्म आएगा ना इंटीग्रेशन का, उसका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। कारण देखिए जो पहली टर्म होगी वो क्या होगी, f ऑफ e इनटू 2/3 e की पावर वापस क्या लिखी जाएगी 3/2, इसके रूप में इसकी पहली टर्म आएगी। uv वाला फॉर्मूला लगाओगे तो देखो इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, 0 से इंफिनिट। एक टर्म तो पहले ही 0 होगी, लेकिन दूसरी टर्म भी क्या हो जाएगी इसमें 0, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ तो इनफिनिट है, तो इसका मतलब फंक्शन इसका मान क्या होना चाहिए, इनफिनिट होना चाहिए, पर इनफिनिट होगा नहीं। कारण ये कि ये वैल्यू तो इनफिनिट शो करेगी, पर ये वैल्यू किसको प्रदर्शित करेगी, 0 को प्रदर्शित करेगी। इसका कारण ये है कि एफ ई जो है वो किसके बराबर है, 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल e माइनस ef अपॉन kT प्लस 1। आपके पास में पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट है, उसकी एनर्जी का मान कितना दे दिया उसने, इनफिनिट दे दिया, तो ये टर्म्स तो क्या होगी इनफिनिट के बराबर। इनफिनिट में कुछ भी जोड़ो वैल्यू तो हमेशा इनफिनिट ही आएगी, तो 1 अपॉन इनफिनिट, और इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इस वजह से पहली टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन इसका अगर बाय पार्ट इंटीग्रेशन ना करके जो डायरेक्ट एक फॉर्मूला है श्रेणी विस्तार समीकरण या अनंत स्पर्शी विधि, उससे जब इसका इंटीग्रेशन किया जाता है फॉर्मूले बेस के ऊपर, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला जो होता है ना, इस फॉर्मूले के अंदर जो रिजल्ट आते हैं वो किस एनर्जी स्टेट के बराबर रिजल्ट आते हैं, फर्मी ऊर्जा स्तर के बराबर एनर्जी स्टेट के जो नंबर ऑफ पार्टिकल है उनकी संख्या के लिए यहाँ पे रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं। क्योंकि देखो कोई भी पार्टिकल है जब तक आप उसको किसी ताप के ऊपर गर्म कर रहे हो, आपको टेम्परेचर नहीं मालूम है, तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर हो या फिर 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हो, तो उस कंडीशन में सारे के सारे पार्टिकल जो होंगे वो फर्मी एनर्जी स्टेट तक ही भरे होंगे या फिर उससे नीचे नीचे तक भरे होंगे, उससे ऊपर वो नहीं जा सकते, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो क्या कर सकते कि फर्मी ऊर्जा स्तर को पार करके कहां पे चला जाए, ऊपर की तरफ एक्साइटेड हो जाए या फ्री कंडीशन में चला जाए। तो उस कंडीशन के अंदर जब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन किया गया तो ये इक्वेशन जो है ये कण पार्टिकल की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां तक होगी, फर्मी एनर्जी स्टेट तक इसकी संख्या होगी, और इसका सॉल्यूशन जो आएगा जिस एनर्जी रेंज तक आएगा, जिस एनर्जी तक इसका सॉल्यूशन आएगा, वो एनर्जी जो होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की किसी भी धातु में पाए जाने की जो अधिकतम ऊर्जा है उस एनर्जी के निकटतम इसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा, और वो एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की किसी मेटल में पाए जाने की अधिकतम ऊर्जा वो किसके बराबर होती है, फर्मी एनर्जी स्टेट के बराबर होती है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो लिखा जाता है, या फिर आपके पास में जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन हो तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इस फंक्शन के रूप में लिखा जाता है, g ऑफ ef प्लस पाई kT का स्क्वायर अपॉन 6 h ऑफ ef। इसको और आगे भी लिख सकते हो, पर इसका मिनिमम हमको क्या करना है, कम पावर तक, ज्यादा अगर पावर के अंदर आगे इधर पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन और भी डिफिकल्ट, इससे अच्छा सिर्फ 2 पार्ट तक, हमें सिर्फ ओनली टेम्परेचर की टर्म की ऊपर कैसी डिपेंडेंसी है उसके बारे में पता करना है, तो इसलिए ओनली 2 पावर तक इसका क्या 2 टर्म्स तक ही तो इसके सॉल्यूशन का यूज करेंगे, तो उससे ही पता चल जाएगा कि फर्मी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे जो ये दो फंक्शन है, एक g ऑफ ef और दूसरा जो है h ऑफ ef, इनके क्या मान होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की किसी भी मेटल के अंदर पाए जाने के लिए जो पाया जाता है किसी मेटल में, वो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट फर्मी एनर्जी ऊर्जा स्तर तक ही वो हो सकता है, अगर उससे ऊपर वाले स्टेट में चला जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, फ्री कंडीशन में आ जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर जो g ऑफ ef है उसका मान जो होता है वो क्या होता है, 0 टू ef e की पावर 10/2 de के बराबर इसका मान होता है,
और दूसरा जो फंक्शन है h ऑफ ई एफ, इसका मान जो होता है वो क्या होता है d अपॉन डी ई की पावर 1/2 के बराबर होता है इसका मान n/2। और वैल्यू इसमें भी एनर्जी की कहां से कहां तक, फर्मी एनर्जी स्टेट तक ही इसकी वैल्यू होगी। अब देखो जब इन दोनों मानों का पहला टर्म तो उसमें 0 हो गया था, दूसरा टर्म माइनस आया, उसके बाद इन दो टर्म्स का यूज होगा, तो उस कंडीशन में ये जो सॉल्यूशन है वो किसके बराबर निकल जाएगा, e ऑफ e n बराबर c कोष्टक में 2/3 e f की पावर 3/2 प्लस पाई स्क्वायर k स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 6 into 2e की पावर -1/2। ये इक्वेशन है। देखो ये इक्वेशन जो कैसे आएगी, अब इसका करोगे इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, e की पावर n/2 + 1 अपॉन n/2 + 1, और यहाँ पे जो है वो n/2 का मान करोगे तो -k1 हो जाएगा। यहाँ पे n का मान जो था, हमने जो इंटीग्रेशन लिया था उसमें n का मान किसके बराबर था 1। एनर्जी जो थी n के लिए वो प्रोपोर्शनल थी e की पावर 1/2 के। तो उस कंडीशन में जो ये डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से वैल्यू जो मिलेगी वो e की पावर -1/2, और वैल्यू जब e की किसके बराबर है ef के, तो यहाँ से ef की पावर -1/2 आ जाएगा और नीचे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन के रूप में प्राप्त होगी। अब देखो ये n ऑफ c = 2/3 ef की पावर 3/2 प्लस पाई स्क्वायर k स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 12 ef की पावर -1/2। यहां से क्या कर लेते हैं, n ऑफ c कोष्टक में क्या है 2/3 ef की पावर 3/2 को कॉमन लेते हैं। तो उस कंडीशन वैल्यू जो है 1 अपॉन पाई स्क्वायर 8 इंटू k स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन ef स्क्वायर के बराबर इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो निकालिए क्या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी के लिए फर्मी एनर्जी का मान ज्ञात करना है। तो उस कंडीशन में इस ef के अलावा बाकी सारी टर्म को क्या कर देंगे, दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। तो फर्मी एनर्जी किसके बराबर आएगी, ef की पावर 3/2 = 3n अपॉन 2c कोष्टक में 1 प्लस पाई स्क्वायर बाय 8 k स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन ef का। अब ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है, टेम्परेचर T के ऊपर डिपेंडेंट है फंक्शन पूरा का पूरा। फर्मी एनर्जी किसी भी मेटल के लिए फिक्स रहेगी, वो बदलेगी नहीं। तो पूरी की पूरी टर्म देखोगे तो n नंबर ऑफ पार्टिकल वो भी फिक्स रहेगा, c कांस्टेंट है वो भी फिक्स है। तो पूरा का पूरा ये जो फंक्शन निकला ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहां से ये ef पूछते हैं t = क्या होगा 3n अपॉन 2c की पावर 2/3 1 प्लस पाई स्क्वायर k स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 8 ef स्क्वायर की पावर -k2/3। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को 0 ले लें, 0 पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर परम शून्य ताप पर, तो उस कंडीशन के ये देखो यहां से n/c बराबर 2/3 ef की पावर 3/2 था। पावर कितनी लगाई है, ये इसकी पावर -2/3 से ये इधर से जो ef की पावर 3/2 थी ना, ये वाली ये दूसरी तरफ ट्रांसफर होगी, तो इसके ऊपर पावर 2/3, इस पे पावर क्या हो जाएगी -2/3 होगा। पावर -k1 है ना, ऊपर -k1 है, तो -1 × 2/3 जो होगा तो वो क्या होगा -2/3 होगी, इस वजह से। तो परम शून्य ताप पे टेम्परेचर का मान t बराबर क्या हो जाएगा 0। टेम्परेचर t 0, तो ये टर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएगी 0। तो 0 टेम्परेचर के ऊपर जो फर्मी एनर्जी है उसका मान जो होगा वो ef कोष्टक में 0 किसके बराबर होगा 3n अपॉन 2c की पावर 2/3 के बराबर एनर्जी का मान होगा। ठीक है, मतलब आप जब 0 पॉइंट टेम्परेचर या 0 टेम्परेचर के ऊपर हो, 0 केल्विन ताप पे, तब आपकी फर्मी एनर्जी को है वो किसके सहायता से, इस सहायता से, इस इक्वेशन की सहायता से निकाल सकते हैं, जो कि आप देखोगे ओनली फॉर ओनली किसके ऊपर डिपेंडेंट है,
उस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर या फिर आपके पास जो पूरी कोई धातु है उसके एकम आयतन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स उनकी संख्या आपको मालूम हो तो आप क्या कर सकते हो, जीरो टेम्परेचर के ऊपर या जीरो केल्विन टेम्परेचर के ऊपर आप क्या कर सकते हो, फर्मी एनर्जी को ज्ञात कर सकते हो किसी भी मेटल के लिए। अब देखो इस मान को अगर हम किसके इस इक्वेशन में रख दें तो आप देखो 3n/2c की पावर 2/3 किसके बराबर है, EF नॉट के बराबर है। तो ये EF ऑफ T इक्वल टू क्या होगा, EF 0 कोष्टक में क्या लिखा जाएगा 1 प्लस पाई स्क्वायर k स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 1 EF स्क्वायर की पावर -2 है। जैसे 1 प्लस x की पावर माइनस की 1/2 की पावर का अगर एक्सपेंशन करते हो तो क्या लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्मेट में दो टर्म तक 1 माइनस 1/2 x लिखते हो, वैसे के वैसे 1 प्लस x की पावर -2/3 का एक्सपेंशन करोगे तो उसका भी जो एक्सपेंशन होगा वो किसके रूप में 1 माइनस 2/3 इनटू x के रूप में उसका एक्सपेंशन लिखा जाएगा। तो वैल्यू जब एक्सपेंशन के रूप में इसकी लिखेंगे तो EF 0 कोष्टक में क्या होगा 1 माइनस 2/3 इनटू 1/8 पाई स्क्वायर k स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये इक्वेशन EF ऑफ t इक्वल्स टू EF 0 कोष्टक में 1 माइनस पाई स्क्वायर k स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 12 EF स्क्वायर। ये क्या होगा आपकी फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला होगा। अगर न्यूनतम ताप लोगे तो न्यूनतम टेम्परेचर के ऊपर जो ये वाला EF है ना वो भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर EF T इक्वल्स टू जो होगा EF 0 कोष्टक में 1 माइनस पाई स्क्वायर k स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 12 EF 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे ना तो दो चीज है, दो कंडीशन है। एक कंडीशन आपके पास में ये है कि आप टेम्परेचर कैसा लो, रूम टेम्परेचर के ऊपर जाओ। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जाओगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो उस कंडीशन के अंदर रूम नॉर्मली, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो फर्मी एनर्जी है ना जो रिजल्टेंट निकाला गया प्रैक्टिकली इसका सॉल्यूशन किया गया था, तो उस कंडीशन के अंदर जब 0 केल्विन आप 300 केल्विन के ऊपर या रूम टेम्परेचर के ऊपर होते हो तो उस कंडीशन में इसमें 1% से ज्यादा चेंज नहीं होता। जो इसकी वैल्यू होगी ना उसका आप परसेंटेज वैल्यू निकालोगे तो 1% से भी ज्यादा का इसमें चेंज नहीं आता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे और इसका मान बहुत ज्यादा उच्च ताप के ऊपर जाओगे तो उस कंडीशन में ये इफेक्ट क्या करेगा, इसके ऊपर इसके मान को कम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू होगी तो सीधी सी बात है जो डिपेंडेंसी पूरी टेम्परेचर की किस बात के माइनस की टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, आगे या फिर ये नॉट का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, टी स्क्वायर, टी की किस घात के स्क्वायर की घात के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में फर्मी एनर्जी का मान भी क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है और उच्च ताप पे तो इसके अंदर परिवर्तन भी क्या होगा, बहुत अधिक होगा। ठीक है, इसके आगे का जो है नेक्स्ट क्लास में ताप्यांकीय उत्सर्जन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 7.5 नंबर में क्वेश्चन में 1-2 बार पहले भी पूछा गया है उसके बारे में पढ़ेंगे।